हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एटॉमिक हैबिट अध्याय 9 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अध्याय 9, आपकी आदतें डालने में परिवार और मित्रों की भूमिका। हंगरी में 1965 में लेल्जो पोलगर ने क्लारा को काफ़ी अजीब पत्र लिखे। लेल्जो कड़ी मेहनत में विश्वास करते थे। दरअसल वे सिर्फ इसी में विश्वास करते थे कि वे नर्सिंग प्रतिभा या योग्यता जैसी चीज़ को नहीं मानते थे। उनका दावा था कि संकल्प, अभ्यास और अच्छी आदतों की बदौलत कोई भी बच्चा किसी भी क्षेत्र में जीनियस बन सकता है। उनका मंत्र था, जीनियस पैदा नहीं होते बल्कि शिक्षित और प्रशिक्षित होते हैं। लेल्जो को इस मंत्र पर इतना ज़्यादा भरोसा था कि वे अपने खुद के बच्चों पर इसका प्रयोग करना चाहते थे और वे क्लारा को इसलिए पत्र लिख रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसी पत्नी चाहिए थी जो उनके साथ इस प्रयोग में शामिल हो। क्लारा टीचर थी और हालांकि उसके विचार लेल्जो जितनी दृढ़ नहीं थे, लेकिन वह भी यही मानती थी कि उचित शिक्षण या प्रशिक्षण से कोई भी अपनी योग्यता बढ़ा सकता है। अपने प्रयोग के लिए लेल्जो ने शतरंज के क्षेत्र को चुना। उन्होंने अपने बच्चों को शतरंज में जीनियस बनाने की योजना बनाई। उनका विचार यह था कि बच्चे को स्कूल नहीं भेजकर घर पर ही पढ़ाया जाए, जो उस वक्त हंगरी में बहुत कम होता था। पूरा घर शतरंज की पुस्तकों और मशहूर खिलाड़ियों के तस्वीरों से भरा होगा। बच्चे सारे समय एक दूसरे के साथ शतरंज खेलेंगे और सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करेंगे। परिवार बच्चों को हर प्रतिस्पर्धा के टूर्नामेंट इतिहास की पूरी जानकारी रखेगा। यानी कुल मिलाकर उनकी योजना यह थी कि उनका जीवन शतरंज के प्रति समर्पित होगा। प्रेम प्रसंग के बाद लेल्जो और क्लारा ने शादी कर ली। कुछ ही वर्षों में पोलगर दंपति के यहाँ 3 लड़कियों का जन्म हुआ, सूजन, सोफिया और जूडिथ। सूजन सबसे बड़ी थी और वह 4 साल की उम्र में ही शतरंज खेलने लगी थी। इसके 6 महीने बाद ही वह शतरंज में बड़े बड़े लोगों को हराने लगी। बीच की बेटी सोफिया का प्रदर्शन इससे भी ज़्यादा अच्छा रहा। 14 वर्ष की उम्र में वह विश्व चैंपियन बन गई और इसके कुछ साल बाद ग्रैंड मास्टर। सबसे छोटी बेटी जूडिथ शतरंज में सबसे माहिर थी। 5 साल की उम्र में वह अपने पिता को हराने लगी। 12 साल की उम्र में वह संसार के शीर्षस्थ 100 शतरंज खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गई और यह सफलता हासिल करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई। 15 साल और 4 महीने की उम्र में वह सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गई। पिछले रिकॉर्ड धारक बॉबी फिशर से भी कम उम्र में 27 वर्षों तक वह संसार की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी रही। पोलगर बहनों का बचपन काफ़ी असमान था, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगता था। उनका तो दावा था कि उनकी जीवन शैली आकर्षक थी, आनंददायक भी। साक्षात्कारों में बहनों ने बताया कि उनका बचपन कष्टकारी नहीं बल्कि मज़ेदार था। उन्हें शतरंज खेलने से प्रेम था। उनका मन इससे कभी नहीं उबता था। एक बार लेल्जो ने सोफिया को आधी रात को बाथरूम में शतरंज खेलते देखा। उसे सोने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा, सोफिया, शतरंज के मोहरों को अकेला छोड़ दो। सोफिया का जवाब था, डैडी, मैं तो चाहती हूँ, लेकिन ये मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। पोलगर बहनें ऐसी संस्कृति में पली बड़ी थी जिसमें शतरंज को बाकी सभी चीज़ों से ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इसके लिए उसकी प्रशंसा होती थी और उसे पुरस्कार मिलते। उनके संसार में शतरंज का जुनून सामान्य था और जैसा हम देखेंगे, आपकी संस्कृति में जो भी आदतें सामान्य होती है वही व्यवहार सबसे ज़्यादा आकर्षक होती है। सामाजिक मापदंडों का समारोह आकर्षक। मनुष्य समूह में रहने वाला सामाजिक प्राणी है। हम चाहते हैं कि दूसरों के साथ हमारा तालमेल बने, बॉन्डिंग हो और हमारे साथी हमारा सम्मान तथा प्रशंसा करें। ये प्रवृत्तियाँ हमारे जीवन रहने के लिए अनिवार्य है। हमारे ज़्यादातर विकासवादी इतिहास में हमारे पूर्वज कुर्बनों में रहते आए थे। कुनबे से अलग होने या इससे भी बुरा निकाल जाने का मतलब एक तरह से मृत्यु दंड था। अकेला भेड़िया मर जाता था, लेकिन झुंड जीवित रहता था। जो लोग दूसरों के साथ सहयोग करते थे और बॉन्डिंग बनाते थे, उन्हें ज़्यादा सुरक्षा, प्रजनन के ज़्यादा अवसरों और ज़्यादा संसाधनों का लाभ मिलता था। जैसा चार्ल्स डार्विन ने कहा था, मानव जाति के लंबे इतिहास में जिन लोगों ने सबसे अच्छी तरह मिलजुल कर काम करना
और अनुकूल करना सीखा वही विजयी हुए। फलस्वरूप समूह का हिस्सा होना सबसे गहरी मानव इच्छाओं में से एक रही है। यह प्राचीन इच्छा हमारे आधुनिक व्यवहार पर शक्तिशाली प्रभाव डालती है। हम अपनी सबसे शुरुआती आदतों को नहीं चुनते हैं, हम उनकी नकल करते हैं। हम अपने मित्रों और परिवार वाले, चर्च या स्कूल, अपने स्थानीय समुदाय और पूरे समाज की दी गई पटकथा के अनुसार व्यवहार करते हैं। इनमें से हर संस्कृति और समूह की अलग अलग अपेक्षाएं और मानदंड होते हैं। हमें कब शादी करनी चाहिए या करनी भी चाहिए अथवा नहीं, हमारे कितने बच्चे होने चाहिए, हमें कौन से त्यौहार मनाने चाहिए, हमें अपने बच्चों के जन्मदिन की पार्टी पर कितने पैसे खर्च करने चाहिए आदि कई मायनों में सामाजिक मान्यताएं वे अदृश्य नियम हैं जो हर दिन अपने व्यवहार को मार्गदर्शन देते हैं। आप उन्हें हमेशा दिमाग में रखते हैं, भले ही वे अपने चेतन मस्तिष्क में सबसे ऊपर नहीं हो। अक्सर आप बिना सोचे, बिना सवाल किए और कई बार तो बिना ध्यान दिए हुए ही अपनी संस्कृति की आदतों का अनुसरण करते हैं। जैसा फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल डी माउंटेन ने लिखा था, समाज में जीवन की नीतियाँ और परंपराएं हमें अपने साथ बहा ले जाती हैं। ज़्यादातर समय समूह के साथ मिलजुल कर रहना बोझ नहीं लगता है। हर व्यक्ति अपने समूह का हिस्सा बनना चाहता है। यदि आप ऐसा परिवार में बड़े हुए जो शतरंज की योग्यताएं के लिए आपको पुरस्कार देता है, तो आपको शतरंज खेलना बहुत आकर्षक लगेगा। यदि आप ऐसी नौकरी करते हैं जहां ऑफिस में हर व्यक्ति महंगे सूट पहनकर आता है, तो अपने अंदर भी वैसे ही महंगे सूट खरीदने की इच्छा होने लगे। यदि आपके सभी दोस्तों कोई अंदरूनी मजाक करते हैं या किसी नए शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी वैसा ही करना चाहेंगे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि आप भी उन्हीं की तरह हैं। व्यवहार हमें तब आकर्षित करते हैं जब वे हमें अपने समूह में फिट होने में मदद रखते हैं। हम खास तौर पर 3 समूह की आदतों की नकल करते हैं: करीबी समूह, बहुसंख्यक समूह, शक्ति संपन्न लोग। हर समूह व्यवहार परिवर्तन के दूसरे नियम का लाभ लेने और हमारी आदतें को ज़्यादा आकर्षक बनाने का अवसर देता है। करीबी समूह का अनुकरण करना। निकटता का हमारे व्यवहार पर बहुत शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। यह भौतिकी परिवेश के बारे में भी सच है, जिस पर हम अध्याय 6 में चर्चा कर चुके हैं, और यह सामाजिक परिवेश के बारे में भी सच है। हम अपने आसपास के लोगों की आदतें सीख लेते हैं। हमारे माता पिता जिस तरह बहस करते हैं, हमारे संरक्षक जिस तरह एक दूसरे से प्रेम प्रसंग चलाते हैं, हमारे सहकर्मियों को जिस तरह परिणाम मिलते हैं, हम इन सब की नकल करते हैं। जब आपके दोस्त नशा करते हैं तो आप भी इसे आजमाकर देखते हैं। जब सोने से पहले आपकी पत्नी की यह जांच करने की आदत होती है कि दरवाजे का ताला लगा है या नहीं, तो आप भी यह आदत सीख जाते हैं। मैंने पाया कि मैं अक्सर अपने आसपास के लोगों के व्यवहार की नकल करता हूँ, हालांकि मुझे इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता। बातचीत के दौरान मैं अपने आप सामने वाले व्यक्ति की शारीरिक भाव भंगिमाओं की नकल करने लगता हूँ। कॉलेज में मैं अपने रूममेट्स के लहजे में बोलने लगा था। दूसरे देश की यात्रा के दौरान मैं अचेतन रूप से स्थानीय लहजे की नकल करने लगता हूँ, हालांकि मैंने ऐसा नहीं करने का चेतना संकल्प लिया था। सामान्य नियम यह है कि हम किसी के जितने करीब होते हैं, हमारे द्वारा उसकी कुछ आदतें की नकल की उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है। एक महत्वपूर्ण अध्ययन में 32 वर्षों तक 12,000 लोगों की निगरानी की गई। इसका निष्कर्ष यह था कि मित्र के मोटे होने पर किसी व्यक्ति को मोटा होने की संभावना 57% बढ़ गई। यह विपरीत दिशा में भी काम करता है। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि यदि एक प्रेमी का वजन कम होता है तो 1/3 मामले में प्रेमिका का वजन भी कम हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे हमारे मित्र और परिवार वाले हम पर एक तरह का अदृश्य दबाव डालते हैं जो हमें उनकी दिशा में खींचता है। जाहिर है, समकक्षों का दबाव सिर्फ तभी बुरा होता है जब आप बुरे प्रभाव से घिरे हो। जब अंतरिक्ष यात्री माइक मैसिमो MIT में स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे, तो वे रोबोटिक की कक्षा में भी जाते थे। उस कक्षा में पढ़ने वाले 10 विद्यार्थियों में से 4 बाद में अंतरिक्ष यात्री बने। अगर आपका लक्ष्य अंतरिक्ष यात्री बनना था तो उस कमरे में वह सर्वश्रेष्ठ संस्कृति थी।
जिसकी आप उम्मीद कर सकते थे। इसी तरह एक अध्ययन में यह पाया गया कि 11-12 साल की उम्र में आपके सबसे अच्छे मित्र का आईक्यू जितना ज़्यादा होता है, 15 वर्ष की उम्र में आपका आईक्यू उतना ही ज़्यादा ऊंचा होगा, भले ही आपकी बुद्धि का नर्सिंग स्तर कुछ भी हो। इसका कारण यह है कि हम अपने आसपास के लोगों के गुणों और आदतों को सीखते हैं। बेहतर आदत बनाने के लिए आप एक बहुत प्रभावी चीज़ यह कर सकते हैं कि किसी ऐसे संस्कृति में रहने लगे जहां आपके मनचाहे व्यवहार को सामान्य व्यवहार माना जाता है। नई आदतें हासिल करना तब संभव दिखता है जब आप दूसरे को उन्हें हर दिन करते देखते हैं। यदि आपके आसपास फिट लोग रहते हैं तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आप व्यायाम को आम आदत मान लेंगे। यदि आपके आसपास संगीत प्रेमी रहते हैं वो, तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आप हर दिन संगीत बजाने की तार्किक मानेंगे। आपकी संस्कृति दरअसल आपकी अपेक्षा तय कर देती है। सामान्य क्या है? खुद को ऐसी आदतें वाले लोग से घेर ले जिन्हें आप अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि आप मिलकर तरक्की करेंगे। अपनी आदतों को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए आप एक रणनीति को एक कदम आगे ले जा सकते हैं। किसी ऐसी संस्कृति में शामिल हो जाएं जहां आपका मनचाहा व्यवहार सामान्य व्यवहार हो और आपके में तथा समूह में कोई समान चीज हो। न्यूयॉर्क सिटी में उद्यमी स्टीव कैम्ब एक कंपनी चलाते हैं जिनका नाम नॉट फिटनेस है। यह कंपनी एकांतरीय प्रिय लोग, मांसफिट और दूसरों से भिन्न लोगों को वजन कम करने, शक्तिशाली बनाने तथा स्वस्थ रहने में मदद करती है। उनके ग्राहकों में वीडियो गेम प्रेमी, फिल्मों के दीवाने और अन्य लोग होते हैं जो फिट होना चाहते हैं। कई लोग जब पहली बार जिम जाते हैं या अपनी डाइट बदलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब महसूस होता है, लेकिन अगर आप में और समूह के सदस्यों में कोई समानता पहले से मौजूद हो, जैसे आप सभी स्टार वार्स में प्रेम करते हो, तो परिवर्तन ज़्यादा आकर्षक बन जाता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे लोग पहले ही वह करते हैं। प्रेरणा को कायम रखने के लिए कुनबे का हिस्सा बनने से बेहतर कुछ नहीं है। यह व्यक्तिगत यात्रा को साक्षी यात्रा में बदल देता है। पहले आप अकेले अपने दम पर थे, आपकी पहचान एकाएकी थी। आप एक पाठक हैं, आप एक संगीतकार हैं, आप एक खिलाड़ी हैं। जब आप बुक क्लब या बैंड या साइकिलिंग के समूह से जुड़ जाते हैं तो आपकी पहचान भी आपके आसपास के लोगों से जुड़ जाती है। विकास और परिवर्तन अब व्यक्तिगत नहीं रहते। हम पाठक हैं, हम संगीतकार हैं, हम साइकिल चलाने वाले हैं। साक्षी पहचान आपकी व्यक्तिगत पहचान को ज़्यादा शक्ति देती है। इसलिए किसी लक्ष्य को हासिल करने के बाद किसी समूह का हिस्सा बने रहना आपकी आदत को कायम रखने के लिए अनिवार्य होता है। मित्रता और समुदाय की एक नई पहचान बताती है जो व्यवहारों को लंबे समय तक चलाने में सहायक होती है। बहुसंख्यक समूह की नकल करना। 1950 के दशक में मनोवैज्ञानिक सोलोमन एक्स ने कई प्रयोग किए जिनके बारे में अब संस्थानकों को पढ़ाया जाता है। हर प्रयोग शुरू करने के लिए प्रतिभागी कुछ अजनबियों के साथ कमरे में आता है। उसे यह पता नहीं था, लेकिन वे अजनबी दरअसल अभिनेता थे जिन्हें शोधकर्ताओं ने निश्चित प्रश्नों के निश्चित जवाब देने को कहा था। समूह को एक लाइन वाला एक कार्ड दिखाया जाता था, फिर उसे कई लाइन वाला दूसरा कार्ड दिखाया जाता था। हर व्यक्ति से कहा जाता था कि वह दूसरे कार्ड की ऐसी लाइन चुने जिसकी लंबाई पहले कार्ड के लाइन के बराबर हो। यह काफ़ी आसान काम था। उस प्रयोग में इस्तेमाल हुए 2 कांडों का उदाहरण देखें। सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप बनाना। कृपया आपसे अनुरोध है कि मोबाइल की स्क्रीन पर जरूर देख लें। प्रयोग हमेशा उसी तरह शुरू होता था। सबसे पहले तो कुछ आसान टेस्ट होते थे जिनमें हर व्यक्ति सही लाइन के बारे में एकमत होता था। कुछ चक्रों के बाद प्रतिभागियों को एक ऐसा टेस्ट दिया जाता था जो पिछले वाले जितना ही स्पष्ट था, लेकिन इसमें कमरे में मौजूद अभिनेता जानबूझकर गलत जवाब चुनते थे। मिसाल के तौर पर चित्र 10 में दिखाई गई तुलना में वे ए को चुनते थे। हर व्यक्ति सहमत हो जाता था कि ये दोनों लाइनें समान थी, हालांकि वे स्पष्ट रूप से भिन्न थी। प्रतिभागी इस नाटक के बारे में नहीं जानता था, इसलिए वह तुरंत चकरा जाता था।
उसकी आंखें फैल जाती थी, वह घबराहट में सूखी हंसी हंसता था। वह बाकी प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया की दोबारा जांच करता था। जब एक के बाद दूसरा व्यक्ति वही गलत प्रतिक्रिया करता था तो उसकी घबराहट बढ़ जाती थी। जल्द ही प्रतिभागी को अपनी आंखों पर शक होने लगता था। अंततः वह अभिनेताओं के जवाब को ही दोहरा देता था, हालांकि वह दिल में जानता था कि वह गलत जवाब है। एक्स का यह प्रयोग कई बार और अलग अलग तरीकों से किया। उन्होंने पाया कि जब अभिनेताओं की संख्या बढ़ा दी जाती थी तो प्रतिभागी की अनुरूपता में भी बढ़ जाती थी। अगर प्रतिभागी एक के साथ एक ही अभिनेता होता था तो उसके विकल्प चयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ऐसे में वह यह मान लेता था कि वह एक धीमी के साथ कमरे में था। जब कमरे में प्रतिभागी के साथ दो अभिनेता होते थे तब भी बहुत कम प्रभाव पड़ता था, लेकिन जब अभिनेता की संख्या 3, 4 और फिर 8 तक पहुंच जाती थी तो प्रतिभागी के खुद पर शंका करने की ज़्यादा संभावना होती थी। प्रयोग के अंत में लगभग 75% प्रतिभागी समूह के जवाब के साथ सहमत हो गए, हालांकि समूह का जवाब साफ गलत दिख रहा था। जब भी हम अनिश्चित होते थे कि कैसे काम करें तो हम मार्गदर्शनों के लिए समूह की ओर देखते थे। हम लगातार अपने परिवेश की साइकिलिंग करते और पूछते रहते हैं, हर व्यक्ति का कर रहना। हम अमेज़न या येल्प का डीप एडवाइज़र के रिव्यू देखते थे क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ खरीदारी, खान पान और यात्रा की आदतों को नकल करना चाहते थे। यह आमतौर पर काफ़ी चतुर रणनीति होती है क्योंकि संख्याओं में प्रमाण होता है, लेकिन एक नुकसान हो सकता है। कुनबे का सामान्य व्यवहार अक्सर व्यक्ति के मनचाहे व्यवहार पर भारी पड़ता है। मिसाल के तौर पर एक अध्ययन में यह पाया गया कि जब मूंगफली तोड़ने का प्रभाव तरीका जानने वाले समूह एक चिंपांजी दूसरे समूह में पहुंचा जो कम प्रभावी तरीके से यह काम करता था, तो बाकी चिंपैंजियों के साथ घुलने मिलने के लिए वह मूंगफली तोड़ने के श्रेष्ठ तरीके का इस्तेमाल नहीं करता था। इंसान भी इसी तरह व्यवहार करता है। समूह की मान्यताओं का अनुसरण करने का जबरदस्त अतिरिक्त दबाव होता है। स्वीकार किए जाने का पुरस्कार अक्सर बहस में जीतने, स्मार्ट दिखने या सच्चाई का पता लगाने के पुरस्कार से ज़्यादा बड़ा होता है। ज़्यादातर मामले में हम अकेले सही होने के बजाय भीड़ के साथ गलत होना पसंद करेंगे। मानव मन जानता कि दूसरों के साथ कैसे घुलना मिलना, यह दूसरों के साथ घुलना मिलना चाहता है। यह हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति है। आप इसे लांघ सकते हैं। आप या तो समूह को नज़रअंदाज कर सकते हैं या फिर यह प्रभाव छोड़ सकते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, लेकिन इसमें मेहनत लगती है। संस्कृति के खिलाफ जाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास की जरूरत पड़ती है। यह जब आदतें बदलने का मतलब कुनबे को चुनौती देना हो तो परिवर्तन अनाकर्षक होता है। जब आदतें बदलने का मतलब कुनबे में फिट होना हो तो परिवर्तन बहुत आकर्षक होता है। शक्ति संपन्न लोगों का अनुकरण करना। इंसान हर इस जगह शक्ति, प्रतिष्ठा और रुतबा चाहता है। हम अपनी जैकेट पर पिन और मेडल चाहते हैं। हम अपने टाइटल में प्रेसिडेंट या पार्टनर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें मान्यता मिले, हमें पहचाना जाए और हमारी प्रशंसा की जाए। यह प्रवृत्ति निरर्थक लग सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यह काफ़ी चतुर योजना होती है। इतिहास को देख ले, ज़्यादा शक्ति और रुतबे वाले व्यक्ति के पास ज़्यादा संसाधन होते हैं। उन्हें अपनी जान की कम परवाह करनी पड़ती थी और वह ज़्यादा आकर्षक जीवन साथी साबित होता था। इस वजह से हम ऐसे व्यवहारों को और आकर्षित होते हैं जिनसे हमें समान अनुमोदन, प्रशंसा और रुतबा मिल सकता हो। हम मांसपेशियों बढ़ाने के लिए जिम जाना चाहते हैं। हम सबसे मुश्किल धुनें निकालने वाला संगीतकार बनना चाहते हैं या सबसे प्रतिभाशाली संतानों के माता पिता होना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें भीड़ से अलग करती है। एक बार जब हम समूह में फिट हो जाते हैं तो हम बाकी लोगों अलग हटकर दिखने के तरीके खोजने लगते हैं। इसी कारण हम बेहद प्रभावी लोगों की आदतों को इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं। हम सफल लोगों के व्यवहार की नकल करते हैं क्योंकि हम भी उसी तरह सफल होना चाहते हैं। हम जिसकी प्रशंसा करते हैं उसके कुछ आदतें भी सीख लेते हैं। आप अपने उद्योग की सबसे सफल कंपनियों की
मार्केटिंग रणनीतियों की नकल करते हैं। आप अपने प्रिय बेकर की रेसिपी आजमाते हैं। आप अपने प्रिय लेखक की कहानी बताने की रणनीतियाँ सीखते हैं। आप अपने बॉस की संवाद शैली की नकल करते हैं। हम उन लोगों का अनुकरण करते हैं जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं। उच्च रुतबे वाले लोगों को दूसरों का अनुमोदन, सम्मान और प्रशंसा मिलती है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यवहार से हमें अनुमोदक, सम्मान और प्रशंसा मिल सकती है तो हम उसे आकर्षक मानेंगे। हम ऐसे व्यवहारों से बचते हैं जिनसे हमारा रुतबा या ओहदा कम होता है। हम अपनी हेन या लॉन को इसलिए तराशते हैं क्योंकि हम मोहल्लों के सबसे कमज़ोर इंसान नहीं कहलाना चाहते। माँ के हमारे घर आने पर हम इसलिए घर की सफाई करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि माँ हमारी आलोचना करें। हम लगातार सोचते रहें, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस प्रश्न के जवाब के हिसाब से हम अपने व्यवहार को लगातार बदलते रहते हैं। शतरंज चैंपियन पोलगर बहनों का जिक्र इस अध्ययन में शुरू में किया गया था और वे उस शक्तिशाली तथा अस्थायी प्रभाव का परिणाम है जो सामाजिक समूहों का, परिवेश का हमारे व्यवहार पर पड़ सकता है। इन बहनों ने हर दिन घंटों शतरंज का अभ्यास किया और यह काम कई दशकों तक किया, लेकिन इन आदतों को और व्यवहारों का आकर्षक इसलिए कम नहीं हुआ क्योंकि उनकी संस्कृति में इन्हें महत्व दिया जाता था। उनके पास आदत को जारी रखने के बहुत से कारण थे, जैसे उनके अभिभावकों की प्रशंसा और ग्रैंड मास्टर बनने जैसी रुतबे वाली चीज़। आज का अध्ययन यहीं समाप्त हुआ। कृपया आपसे अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।